नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम कवर करते हैं चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी, जो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन और कवर करता है सेक्शन 6 से लेकर 52, और हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 से लेकर 30, टोटल 5 सेक्शन। ये चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी का चौथा लेक्चर सीरीज है। इसके पहले मैं 3 लेक्चर सीरीज में सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25 तक कवर कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सेक्शन 26 को समझते हैं। सेक्शन 26 कहता है कि रीजन टू बिलीव, मतलब विश्वास के कारण क्या होने चाहिए। तो विश्वास के कारण सफिशिएंट कॉजेज होने चाहिए, मतलब सटीक कारण होना चाहिए जो 100% श्योर हो। किसी डॉट या सस्पिशियस ग्राउंड पे विश्वास नहीं होता है। सपोज कीजिए अगर कोई गवाह कोर्ट में ये गवाही दे रहा है कि जज साहब मैंने इसलिए कत्ल करते हुए देखा है, तो जज साहब उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, उससे पूछेंगे कि यू हैव एनी सफिशिएंट कॉजेज, आपके पास कोई कारण है। अगर वो दे पाया तो तब जज साहब उस पर विश्वास करेंगे, और अगर वो नहीं दे पाया तो जज साहब उस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्लियर है। सपोज कीजिए अगर एक बॉयफ्रेंड बहुत देर से वेट कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड का, और ये कहता है कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर मेरे यार की, तब उसके यार आके अगर ये कहेंगे कि मेरे पास सफिशिएंट कॉजेज हैं कि मैं लेट क्यों हुई हूँ, उस पर अगर वो सटीक लगा तो वो उस पर विश्वास कर सकता है। अगर सटीक नहीं लगा तो विश्वास नहीं कर सकता। तो विश्वास के रीजन क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कॉजेज। चलिए सेक्शन 27 को समझिए। प्रॉपर्टी इन पोसेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। मान लीजिए किसी पर्सन के वाइफ के नाम से या किसी पर्सन के क्लर्क के नाम से या किसी पर्सन के सर्वेंट के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो सारा जो प्रॉपर्टी है उस पर्सन के नाम से ही ट्रीट होगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स के वाइफ के नाम का कुछ प्रॉपर्टी है, मिस्टर एक्स के सर्वेंट के नाम की भी कुछ प्रॉपर्टी है, और मिस्टर एक्स के क्लर्क के नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो सारा प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को ही ट्रीट किया जाएगा कि मिस्टर एक्स का ही सारा प्रॉपर्टी है। डीम टू बी क्या होता है? डीम टू बी दैट पर्सन पोसेशन, मतलब उसी के नाम को ट्रीट किया जाएगा कि इन्हीं का, मिस्टर एक्स का ही सारा प्रॉपर्टी होगा ये। और याद रखिए यहाँ जो पोसेशन का बात हो रहा है, मतलब कब्जा, ये मस्ट बी कॉन्शियस और इंटेलिजेंट, मतलब ये समझदारी पूर्वक जो लिखित पढ़ाई होता है उसके हिसाब से पोसेशन का बात किया जा रहा है। किसी फिजिकली मतलब कब्जा करके बलपूर्वक कब्जा का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर कीजिएगा। सेक्शन 27 समझ गया। किसी का भी प्रॉपर्टी हो उस पर्सन से रिलेटेड, तो उसी पर्सन का ही प्रॉपर्टी को ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 28 को समझिए। कॉन्टरफेट। कॉन्टरफेट का मतलब होता है कूटकरण। आप कूटनीति के बारे में जरूर सुने होंगे। कूटनीति का मतलब होता है डिप्लोमेसी, जो पॉजिटिव वे में किया जाता है। जब दो कंट्री के बीच में कुछ अनबन हो या टेंशन का माहौल हो, तो दो कंट्री के लीडर आपस में डिप्लोमेसी करते हैं, मतलब कूटनीति का काम करते हैं और बातचीत करके कुछ पॉजिटिव चीज़ निकालते हैं, और ताकि उससे जो टेंशन का माहौल हो वो कम हो सके। ठीक है, टेंशन का माहौल कम हो सके, और मान लीजिए जो प्रॉब्लम चल रहा है वो कम हो सके, शॉर्टेज हो सके। और उस वक्त जो काम करते हैं उनको डिप्लोमेट कहा जाता है, राजनयिक। ठीक है, लेकिन काउंटरफीट जो होता है, कूटकरण, ये होता है निगेटिव सेंस में। क्यों होता है? इसका काम ही होता है कि किसी चीज को, माने हु कॉजेज वन थिंग्स टू रिजेंबल अनदर थिंग्स, मतलब कोई समान काम को दोहराना या समान काम को करना जो एक पर्सन ने कर चुका हो, और इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबल ऑफ प्रैक्टिस और डिसेप्शन, मतलब उसी काम को प्रैक्टिस कर से डिसेप्शन की नज़र से, इंटेंट और मकसद भी उसका वही हो कि धोखा करना, डिसेप्शन। तो दो वर्ड का याद रखिएगा, रिजेंबल और डिसेप्शन, मतलब किसी समान काम को करना और इंटेंशन ये हो कि इससे हम डिसेप्शन मतलब धोखा करें। ठीक है, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स ने अपना एक लॉकर बनाया और उसमें ताला लगा दिया, और एक अच्छा सा यूनिक फीचर से लेस एक की बनवाया, और उसने अपने अपने फ्रेंड जो थे उन्हें वाई को दिखाया। अब वाई के मन में ये ख्याल आ गया कि मैं भी अगर सेम यूनिक फीचर से लेस अगर ये की बनाता हूँ, तो मैं इनके लॉकर को तोड़कर उसका सारा जो अंदर का तिजोरी है वो निकाल सकता हूँ। तो दो काम किया वो। एक तो वो पहला रिजेंबल करने का सोचा, मैंने सेम समान काम करने का सोचा भी, और उसका मकसद भी ये हो गया कि इसे मैं निकाल कर मैंने धोखा देने की कोशिश। ठीक है, तो उस वक्त इसे हम काउंटरफीट कहेंगे। तो जो काम धोखा के नज़र से करना हो और सेम काम को करना हो, उसे कहते हैं काउंटरफीट, कूटकरण। वही डिप्लोमेसी जो होती है, कूटनीति जो डिप्लोमेट करते हैं, वो होता है पॉजिटिव सेंस में। क्लियर है। चलिए सेक्शन 29 को समझिए। सेक्शन 29 कहता है डॉक्यूमेंट, मतलब दस्तावेज। अब डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? हम आप समझते हैं जो कागजी पेपर होते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, और भी बहुत तरह के होते हैं, उसे समझिए। कहता है कि टर्म डॉक्यूमेंट का मीन होता है डन बाय द पेन पेंसिल, जो पेन पेंसिल से लिखा गया हो। पेन पेंसिल से किस पे लिखा जाएगा? पेपर पे। ठीक है,
फिर होता है इनग्रेविंग, मतलब जो खुदाई करके निकाला जाता है। तो पहले के ज़माने में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन आप पढ़ते थे तो खुदाई करके क्या निकलता था, रॉक्स निकलते, उस पर कुछ प्रिंटिंग होते थे, स्कल्पचर होते थे, तो कहते हैं प्रिंटिंग। अब ये सब जो पेन पेंसिल से हो, इंग्रेविंग से हो, प्रिंटिंग से हो, ऑन पेपर पे हो, ये पेपर पे हो या पर्ची पे हो या वर्ड में हो या किसी वुड पे लिखा हो, किसी लकड़ी पे लिखा हो या किसी अदर सब्सटेंस में। अब इस सारे डॉक्यूमेंट का सार यही है कि कुछ भी चीज़ लिखा हो, वर्ड में हो और उसका एक्सप्रेशन हो, कुछ वो कहना चाहता हो, उसका कुछ मीनिंग निकले, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट कहेंगे, दस्तावेज कहेंगे। ठीक है। अब देखिए सेक्शन 29A इसी के साथ ऐड कर दिया गया था 17 अक्टूबर 2020 को, जब आईटी एक्ट आई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000। तो उसी के साथ 29 जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट, उसके साथ 29A को ऐड कर दिया गया था, क्योंकि जमाना सिविलाइज हो रहा था। तो इसे कर दिया गया कि मान लीजिए जो कंप्यूटर में डाटा होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को भी डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के नाम से सेक्शन 29A में वर्ड दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब कहता है कि वो रिप्रेजेंट करता है किसको, जो भी वर्ड होते हैं, जो भी डाटा जो आप बेस होते हैं, फाइल या फोल्डर में आप रखते हैं, चाहे वो इमेज के बेसिस पे हो या किसी साउंड में हो या किसी ऑडियो में है या किसी वर्ड में हो, तो उस सारे चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक डाटा को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहेंगे। और एक्ट पर सेक्शन 29A ये मान्यता हो जाएगी। और कब से हुई, 17 अक्टूबर 2020 से, एज पर आईटी एक्ट। तो इसे भी एक तरह से डॉक्यूमेंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है। चलिए सेक्शन 30 को समझिए। सेक्शन 30 कहता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब वह वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, मतलब वह महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपको एज ए लीगल राइट देता हो, मतलब कानूनी अधिकार देता हो। सपोज कीजिए ये एक फ्लैट है, इस फ्लैट का एक तो डीड कॉपी होगा, वो डीड कॉपी अगर मेरे नाम का है तो उसका कानूनी अधिकार कौन हो गया इस फ्लैट का, मैं। अब इससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी लायबिलिटी होंगे, वो भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मेरा ही होगा। सपोज कीजिए इससे लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, तो इस प्रॉपर्टी का अगर ओनर मैं हूँ, डीड कॉपी अगर मेरे नाम का है, तो इसका इलेक्ट्रिक बिल कौन भरेगा, मैं। इसका प्रॉपर्टी टैक्स कौन पेएबल है, मैं। तो मेरा अंदर लायबिलिटी भी आ गया और मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया और मेरे अंदर क्या है, एक अधिकार भी है। तो ये किस चीज़ के कारण है, यही वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, और वो होता है एक ओरिजिनल कॉपी। मान लीजिए सेम डीड कॉपी को अगर मैंने अपने 4 फ्रेंड में बांट दिया, तो क्या मेरे सारे 4 फ्रेंड लायबल हैं इलेक्ट्रिक बिल जमा करने का या प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का या इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का, नहीं, क्योंकि वो जेरॉक्स कॉपी है। ओरिजिनल कॉपी जिसके नाम का है और उस पर जिसका नाम मेंशन रहता है, वही लायबल है और वही लीगली राइट भी है, उसका उस पर लीगली राइट है। समझ गए वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है, जो ओरिजिनल कॉपी हो और कानूनी जिस पे अधिकार हो, कानूनी जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कानूनी जिसके नाम पे लायबिलिटी हो, सब। ठीक है। आई होप सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 30 तक जो जनरल एक्सप्लेनेशन के माइनर माइनर टर्म्स हैं, ये आपको क्लियर होते होंगे। ठीक है। आई होप, फिर भी अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।